हेलो एवरीवन। आज शुरू करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये वाला एक्ट पढ़ने और समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है। दूसरी चीज क्या जो हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं वो फीमा में कवर्ड नहीं था, जो एक नया एक्ट बनाना पड़ा। तो ये जो भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन वर्ड है, ये ऑब्वियसली बना है कंट्रीब्यूशन वर्ड से। मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है? किसी चीज में अपना योगदान देना या सहयोग देना। नाना पाटेकर का एक वीडियो है ना, देना मैं तेरे लिए नाता, या अपना वो क्या नाम, राजपाल यादव, जोए छे आप दोनों, वो कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन में एक तरह की यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है। सर गिफ्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? गिफ्ट को गिफ्ट का नाम ना दिया जाए और बस दे दिया जाए। घर पे कोई आया, उसने क्या किया, किसी रिश्तेदार ने पैसे दे दिए, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से होता है। जैसे पार्टी फंड में कंट्रीब्यूट, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो तरह की वो चीजें हो गई। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन या एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इन मनी, वो वाले कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जैसे मैं कहीं घूमने गया और मेरी कंपनी ने मेरा एक ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, वो हो गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज है ही नहीं। हमें सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखनी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है आखिर। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ मिलता है, मतलब कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं रहेगा। हमें मेनली पढ़ना है कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है और कौन कौन नहीं ले सकता है। प्लस अगर आपको स्पेसिफिकली लेना है तो आप क्या रजिस्ट्रेशन उसमें लें और कैसे उसको करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, 2010 में आया है एक्ट। और फेमा में ऑब्वियसली 1999 में एक्ट बना था, ये चीजें कवर नहीं थी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर अब आई है ये चीजें। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है, थोड़ी देर के लिए चीजें दिमाग से सारी निकाल दो दूसरी कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करते हैं क्योंकि ये वर्ड्स आगे यूज आने वाले हैं, इसलिए हमें कुछ 7 एक डेफिनेशंस देखनी है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? तो एसोसिएशन सबको पता है कि एसोसिएशन क्या होती है। एसोसिएशन इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, whether incorporated or not, having an office in India and includes a society whether registered under Society Registration Act or not, or any organization by whatever name called। भाई आपके जो जितने भी मित्र मंडल होते हैं ये एसोसिएशन में आएंगे। गोकुल नाम सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, आ जाएगा इसके अंदर। तो ये सारी चीजें एसोसिएशन होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर दिया हुआ। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट का मतलब वो व्यक्ति हु हैज बीन ड्यूली नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट टू इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर, मतलब किसी भी चुनाव के लिए वो नॉमिनेट किया जा चुका है, वो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। टिकट मिला हुआ है व्यक्ति को, नॉमिनेट किया हुआ है, ऐसा नहीं नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा अपन इलेक्शन लड़ेंगे इस बार तो अपन कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ऐसा नहीं हो। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस है। तो फिर आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी के अंदर है। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी है तो ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। फॉरेन है तो हमें ये क्लियर बताना पड़ता है। इसमें देखो एसोसिएशन में हमने बताया हैविंग एन ऑफिस इन इंडिया। सिंपल सी बात है ना, कोई आदमी जिसके सर पे काफी सारे बाल है तो ऐसा स्पेसिफिकली थोड़ी ना बोलते वो गंजा नहीं है। जिसके सर पे नहीं है उसको स्पेसिफिकली बताते हैं वो गंजा है। तो ऐसी फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडिया में नहीं बनी हुई है, अलग से स्पेसिफिकली स्पेशली बताना होगा। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and includes foreign company within the meaning of section 599 of Companies Act 1956। सर इसमें कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस क्यों दिया हुआ है? ये तो कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो भाई ये जो एक्ट है 2010 में बना है। अब इसके जो सेक्शन है वो 2010 वाले एक्ट के हिसाब से, तो तब वो रेफरेंस 1956 का ही देंगे ना। आप चाहें तो अमेंडेड सेक्शन का हवाला दे सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर अगर आप यही लिखें जैसा, क्योंकि ये एक्ट के अंदर लिखी हुई चीज है। ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा वो। ठीक है, तो एक
फॉरेन कंपनी हो गई, फिर कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी, वो भी इसमें आ गया, या एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। चार चीजें हो गई, मतलब एक कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड है सेक्शन सो एंड सो में, फिर सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस या उसकी कोई ब्रांच हो, या फिर एमएनसी। एमएनसी क्या होता है बॉस? तो एमएनसी मींस ऐसी कॉर्पोरेशन विच हैज अ सब्सिडरी और ब्रांच और प्लेस ऑफ बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज या टेरिटरी, 2 प्लस जगह पे है तो एमएनसी। मल्टीनेशनल मतलब एक से ज्यादा नेशन में ऑब्वियसली वो बिजनेस कर रहा है। कैरीज ऑन बिजनेस और ऑपरेट्स इन 2 और मोर कंट्रीज और टेरिटरीज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। अब मेन चीज आई है बॉस पढ़ने वाली, आप और हम मिलकर इसका सेक्शन जरूर से याद रखेंगे, सेक्शन 2 1 क्लॉज एच, जरूर से ध्यान रखना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर। ऑब्वियसली मनी का होगा, लेकिन कोई और चीज भी हो सकती है, वो क्या चीजें हैं? तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस मतलब ये जो 3 चीजें पढ़ी, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हमने पढ़ लिया कि डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर है। कहां से आया? तो फॉरेन सोर्स से। और इन चीजों का ऑफ मतलब किन चीजों का डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर कर रहे हो, वो चीजें हम देख लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या हुआ भाई? डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। मैं यहीं का बंदा यहीं से डॉलर आपको दे दूं तो वो नहीं माना जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो भाई साहब, मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ व्हाट? तो एनी आर्टिकल नॉट बीइंग एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज गिफ्ट फॉर हिज पर्सनल यूज, इफ the market value in India of such article on the date of such gift is not more than such sum as may be specified from time to time by central government. As of now शायद ये 25,000 रुपए सम स्पेसिफाइड है। इस लाइन का सिर्फ इतना मतलब हुआ कि फॉरेन सोर्स से किसी ने किसी को कोई आर्टिकल गिफ्ट किया है जो उसको गिफ्ट नहीं दिया है पर्सनल यूज के लिए। जैसे मोदी जी अगर बाहर इंडिया से बाहर जाते हैं घूमने, और अपना कौन है यार, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये उन्हें गिफ्ट देता है पर्सनल यूज के लिए, एक पेन दे देता है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। हाँ, इंडिया को अगर कोई मिसाइल गिफ्ट कर दे तो दैट वुड बी अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दैट शुड नॉट बी एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट फॉर हिज पर्सनल यूज। बट अगर वो पर्सनल यूज के लिए भी आप मेबेक का चश्मा अगर दे रहे हो उनको, ठीक है, या मोमब्लांक का पेन अगर दे रहे हो, भाई उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, तो फिर वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। या फिर एनी करेंसी, वेदर इंडियन और फॉरेन, इंडियन करेंसी दे दो विदेश से तो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, फॉरेन करेंसी दोगे तो भी, या एनी सिक्योरिटी, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, व्हाटएवर। चलो भाई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? डिलीवरी, ट्रांसफर, डोनेशन मेड आउट ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ व्हाट? एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। क्लियर है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉजेज। क्लॉजेज याद नहीं रहे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 लिख सकते हैं, इनफ रहेगा। अब हम पढ़ते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होती है। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस, हॉस्पिटैलिटी मतलब आओ भगत, अतिथि देवो भव। आओ भगत हिंदी में आई डोंट नो मतलब सही लिख रहा हूँ या नहीं मैं, आओ भगत करते हैं ना अपन किसी की, मान मनवार या मेहमान नवाजी, दैट वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर मेहमान, मेहमान नवाजी जो हम करते हैं वो होता है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल मैन। जैसे कोई घर आया, भैया पानी पियोगे, कैजुअल ऑफर है। क्या खाओगे, क्या स्पेशल बना है आपके लिए, बोलो खाने में क्या पसंद करोगे, दिस इज स्पेशल। कोई आया है, हम खाना खा रहे हैं, भैया खाना खा लो, ठीक है, कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं हुई है, कैजुअल है। क्या खाओगे, क्या बनवा दूं आपके लिए, ये है स्पेसिफिक हॉस्पिटैलिटी। तो एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन, made in cash or kind by a foreign source for providing a person with the cost of travel to any foreign country or territory, or with free boarding, lodging, transport or medical ट्रीटमेंट। कोई विदेश वाले जैसे ये ट्रिप वगैरह स्पॉन्सर कर दें, मेडिकल ट्रीटमेंट स्पॉन्सर कर दे, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें, तो ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मानी जाती है, ठीक है। अब हमने इतनी सारी चीजें देख ली बॉस, हर जगह फॉरेन सोर्स वगैरह इंक्लूडेड है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में फॉरेन सोर्स आया, तो फॉरेन सोर्स आखिर है क्या, वो देख लेते हैं। Foreign source, section 2 subsection 1 clause J, it includes the government of any foreign country or territory or an
एनी एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट, मतलब सरकार, विदेश की सरकार ऑब्वियसली, प्लस उनकी एजेंसीज, ठीक। एनी इंटरनेशनल एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, नॉट बीइंग द यूएन और एनी ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इसमें से यूएन को एक्सक्लूड किया गया है। पूछेंगे आपसे फॉरेन सोर्स ही, पर वो क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यूएन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन सोर्स कमेंट, तो आपको फॉरेन सोर्स ये नहीं है और दूसरे क्या क्या है वो बताना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सच अदर एजेंसी एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, ये फॉरेन सोर्स में आएगा, ठीक है। फॉरेन कंपनी या कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, कोई और कॉर्पोरेशन यार, पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह वगैरह भी तो हो सकती है, या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, क्या क्या फिर से अभी तक 5 चीजें पढ़ ली। कोई गवर्नमेंट या उसकी विदेश की गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, फॉरेन कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन जो फॉरेन कंपनी नहीं है पर बाहर बनी है, एमएनसी, ठीक है। या फिर अ कंपनी इन विच मोर देन 1/2 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, मोर देन 1/2, 50% से ज्यादा मतलब 51% और मोर, उसकी शेयर कैपिटल इज ईदर हेल्ड सिंगली और इन एग्रीगेट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर जो 4-5 नाम पढ़ा ना अपन ने कि भाई 51% या यार, ये जो 51% या इससे ज्यादा शेयर कैपिटल कोई फॉरेन वाले व्यक्ति के पास हो, फॉरेन वाले व्यक्ति कौन हो सकता है? गवर्नमेंट, सिटीजन, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट सोसाइटी या जो भी बाहर बनी है, या कोई फॉरेन कंपनी, क्लियर है। बट ट्रेड यूनियन इन एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी वेयर वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, ये भी फॉरेन सोर्स में आएगा। फॉरेन ट्रस्ट, फाउंडेशन, जो भी उधर उस ट्रस्ट का जो भी कुछ अगर फॉरेन टेरिटरी में बना है, मेनली फाइनेंस वहां से होता है, तो सोसाइटी, क्लब और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया और सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगा? फॉरेन सोर्स। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी पढ़ने का मेन रीजन ये है बॉस, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे विदेश से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती, वरना वो पता नहीं कहां कहां से पैसा लाए और चुनाव में गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकती है। जो भी लॉज है, बायसनेस क्रिएट हो जाएगी, इस वजह से इसे नहीं करने दिया जाता है। आगे समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या है। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब एसोसिएशन, यही हर जगह, इसमें हर जगह जो भी डेफिनेशन पढ़ोगे, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब भाई यहाँ पर इंडिया वाले लोगों की बात कर रहे हैं हम, फॉरेन सोर्स से, फॉरेन पार्टी से बाहर आ जाओ, फॉरेन कंपनी से बाहर आ जाओ। पॉलिटिकल पार्टी या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इकलौता व्यक्ति पार्टी नहीं होता है, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, and which is to be registered with Election Commission of India as a political party under Section 29A of Representation of People's Act 1951। इलेक्शन कमीशन के पास अगर रजिस्टर्ड है तो पॉलिटिकल पार्टी, वरना ऐसे में ही बना लो योगेश ओझा पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। फिर which has set up candidates for election to any legislature but is not so registered or deemed to be registered under election symbol reservation and allotment order 1968। मतलब उसने अपने कैंडिडेट बना रखे हैं इलेक्शन के लिए, और भले रजिस्टर्ड या डीम टू बी रजिस्टर्ड, मतलब उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिले पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में। A political party mentioned in column 2 of table 1 and table 2 of the notification of Election Commission of India dated 8th of August 2002। Political party mentioned in column 2 of table 1 and table 2 of Election Commission ने नोटिफिकेशन दिया है मित्रों, कब दिया है? 8th of August को 2002 में, ठीक है बॉस, 8 अगस्त 2002 में उसके कॉलम 2 में लिखा हुआ है जो वो भी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी। आगे बढ़ो, अब मेन मजा आएगा ना बेडू, अभी टॉपिक आएगा प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कौन व्यक्ति फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये मुख्य चीज दी हुई है सेक्शन नंबर 3 में। इसमें दिया हुआ है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है? तो प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। Which are the organization या individual specifically debarred from receiving foreign contribution, ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है।
आपको जवाब लिखना है फॉलोइंग आर द पर्संस प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पहला, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन कतई नहीं यूज रिसीव कर सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फिर है करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर या पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर्ड वर्ड जरूर लिखे, न्यूज़पेपर लिख के आओगे गलत हो जाएगा। उसका कोई भी करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर कोई भी हो सकता है। फिर है जज, दैट्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी एंटिटी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब जज प्लस सरकारी आदमी। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट सर सरकारी आदमी बोल दिया। पब्लिक सर्वेंट मतलब जरूरी नहीं कि किसी सरकार के अंडर में काम कर रहा है, किसी और कंपनी में भी काम कर सकता है, बट उसे पब्लिक सर्वेंट माना जाता है किसी एक्ट के हिसाब से। जैसे इलेक्शन कमीशन के अलावा नहीं, अपना एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में कोई काम कर रहा है तो उसमें लिखा होता है ना कि इस सेक्शन के हिसाब से इसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बियरर्स। ऑफिस बियरर मतलब है अपने मोदी जी हो गए, वो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, इस टाइप के। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, एसोसिएशन और कंपनीज एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, जैसे ये छात्र संघ होते हैं ना, एनएसयूआई, एबीवीपी काइंड ऑफ। एसोसिएशन और कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज और ऑडियो विजुअल न्यूज और करंट अफेयर प्रोग्राम्स थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये भी नहीं, मतलब वो न्यूज़पेपर वाले भी और ये मीडिया वाले भी। फिर वही कॉलमनिस्ट और करस्पॉन्डेंट और कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ एसोसिएशन और कंपनी मेंशन इन अबव पॉइंट नंबर 7। तो पॉलिटिकल और नेचर की अगर कोई मैगजीन चल रही हो तो ऑल द अबव पर्संस आर प्रोहिबिटेड डिबैट फ्रॉम एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स। क्लियर है? थोड़ा सा एक बार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो देख के फिर इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कोई व्यक्ति जो इंडिया का रेसिडेंट है या सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब पर्सन ऑफ इंडियन रीजन और बाहर रह रहा है, तो शेल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन इज प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो वो बात हो गई ना, घरवाली ने कहा है सिगरेट नहीं पीना, ठीक है, तो आदमी दूसरे दोस्त को बोलता भाई तू पिला दे, बोले सिगरेट को हाथ भी मत लगाना, तुम्हें मेरी कसम है, ठीक है, हाथ नहीं लगा रहा है आदमी, बोले भाई तू पिला दे। मतलब जिन जिन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करना है उनके बिहाफ पे कोई तीसरा व्यक्ति रिसीव कर रहा है तो वो भी प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते। दूसरा, एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल नॉट डिलीवर एनी करेंसी whether Indian or foreign to any person if he knows that such person will transfer the currency to any person who is prohibited to accept foreign contribution। अब कोई बिहाफ पे नहीं ले रहा है, लेकिन मैं बिहाफ पे नहीं ले रहा हूँ, जैसे तुम मुझे कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, मैं जानबूझ के मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करके और तुमको मुझ पे शक है कि ये पॉलिटिकल पार्टी में दे देगा या कहीं भी ऐसे व्यक्ति को दे देगा जिसको नहीं देना चाहिए या जो प्रोहिबिटेड है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शेल नॉट डिलीवर एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन which he has accepted from foreign source to any person who is prohibited to accept foreign contribution or to any person who will deliver such currency to any person who is prohibited to accept foreign contribution। मतलब पहले पॉइंट में ये लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को मत दो जो प्रोहिबिटेड पर्सन को दे दे, और दूसरे पॉइंट में शॉर्ट में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को मत दो जो या तो खुद डायरेक्टली प्रोहिबिटेड को दे दे या वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को दे और वो व्यक्ति प्रोहिबिटेड पर्सन को दे दे, मतलब इनडायरेक्टली कैसे भी प्रोहिबिटेड के पास नहीं पहुंचना चाहिए। अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 9, हमने प्रोहिबिशन सेक्शन 3 में पढ़ा था, ध्यान रखिए। अब है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और लोगों को इस लिस्ट में ऐड करके उनको बोल सकती है कि आप भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं रिसीव कर सकते, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू प्रोहिबिट any person or organization from accepting any foreign contribution who are not specified in section 3। इसके अलावा भी लोगों को ऐड कर सकते हैं। require any person to take registration for obtaining foreign contribution, मतलब कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप लो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करो पर एक रजिस्ट्रेशन ले लो ताकि सरकार के पास रिकॉर्ड रहे, फिर वो आपका एक खाता भी खुलवा देंगे, उसी बैंक अकाउंट में सारा पैसा आया तो पता रहे भाई कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही। चीजें ध्यान रखना पड़ती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ा है हमने।
require any person to furnish returns and information as may be specified. ये चीजों के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। देखिए मैं बता ही देता हूँ, हमें ये देखना है इसके अंदर काफी सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, अपना ये रजिस्ट्रेशन के बारे में आएगा, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब कैंसिल हो सकता है, वो चीजें हैं, सस्पेंशन कब होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल है, अकाउंट्स ऑडिट डिस्पोजल, सीजर को, मतलब वही इन्हीं के खाते हैं, और ये मेन यही क्रक्स है इस चैप्टर में, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए डेफिनेशंस थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, उन्हें समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है और रेलेवेंट भी होता है, बट अब चीजें फटाफट होने वाली है। चलो, prohibition to accept foreign contribution will be made if CG is satisfied that acceptance of foreign contribution or acceptance of foreign hospitality is likely to affect prejudicially the sovereignty and integrity of India or public interest or foreign और अपनी freedom और fairness of election। मतलब वही यार कुछ लफड़ा क्रिएट करे तो ये CG prohibit कर सकता है। Now person to whom section 3 does not apply। section 3 क्या था? Prohibition on receipt of foreign contribution। ये सेक्शन 4 में दिया है कि इन पे सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा। तो भाई कोई व्यक्ति अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन फॉर हिम और एनी अदर पर्सन वर्किंग फ्रॉम हिम फॉर हिम फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स, तो सैलरी वैलरी तो ले ही सकता है आदमी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर है बाय वे ऑफ पेमेंट फॉर एनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली यार ये तो बिजनेस है। फिर एज एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स फॉर एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई फॉरेन सोर्स का व्यक्ति सरकार से ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो थोड़ी ना खुद को बैन कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाय वे ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय हिम एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय सीजी, मतलब इंडियन डेलीगेशन हम किसी को भेजते हैं ना, कोई पावर डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, उसमें अगर उसको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी चलेगा, या अपने रिलेटिव से ले रहा है, भाई अब इतना तो करने दो, वो भी बैन कर दोगे तो दिक्कत है। मेरा रिश्तेदार वहां रहता है, उसने दिया, वो अलाउड है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड एज पर फीमा रूल्स, तो भी अलाउड है। by way of any scholarship, stipend or any other similar payment, वरना आप लोग बाहर पढ़ने अगर जाना चाहें तो जा नहीं पाते अगर ये रूल होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, सेक्शन 5 के अंदर दिया हुआ, मतलब कौन कौन मानी जाएगी पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन, कब उसको हटा सकते हैं। तो सीजी, सबका पावर सीजी के पास है। सीजी हैज द पावर टू नोटिफाई एनी ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर इफ द एक्टिविटी और दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी एक्टिविटी या आइडियोलॉजी जो है वो लगता है कि हाँ भाई पॉलिटिकल पार्टी जैसी, राजनीति जैसी। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी सेक्शन 6 में दिया है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयरर, ये लोग या जो भी हमने जो लिस्ट पढ़े थे वो लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते। हाउएवर ये चाहे तो ले सकते हैं, पर उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। अप्रूवल ऑफ CG for receiving foreign hospitality shall not be required in case of any medical emergency or sudden illness। अब भाई बीमार हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं जज हूँ, लोगों को पता है मैं जज, मैं बाहर गया हूँ, अब मैं बीमार हो गया तो वो मेरा फ्री में इलाज कर रहा है, तो भाई मैं ऐसे परमिशन लेने थोड़े जाऊंगा, मेरे को अटैक आया, भाई 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 नहीं, पहले सरकार से पूछ लूँ फिर मर लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं बात है, ये अलाउड है। In this case, person receiving foreign hospitality shall give intimation to CG रिगार्डिंग रिसीट ऑफ सच फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, तो बाद में इंटीमेशन दे सकता है बंदा, पहले अगर नहीं दे पाया है तो, ठीक है। आगे हम अब देखते हैं कि इसके अंदर प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, ये अभी जो हमने पढ़ा था कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम लेके किसी और को दे रहे हैं, तो कैसे क्या। अ पर्सन इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, या मानी कि जो बंदा ले सकता है उसके लिए कि वो एलिजिबल है कि हाँ हम प्रोहिबिटेड नहीं, हम ले सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो वो व्यक्ति जिसको या तो रजिस्टर्ड है और सर्टिफिकेट ग्रांटेड है और हु हैज ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन अंडर द एक्ट फॉर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट ट्रांसफर सच कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। सिंपल सी बात है, जिसको मिली है वही रखे। ये सेक्शन 7 में दिया है। 6 में था रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। 5 में था प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। 4 के अंदर था अपना सेक्शन 3 किस पे अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 3 क्या है, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब है यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन or who has permission to receive foreign contribution shall use such contribution only for the purpose allowed, जो बोला है उसी के लिए।
Every registered person who has certificate of registration or who has permission to receive foreign contribution shall not defray मतलब उसको मतलब अलग तरीके से कहीं और अप्लाई नहीं करना। मैक्सिमम 20% ऑफ सच कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन एनी फाइनेंशियल ईयर टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब पर्पस मैंने जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला कि मैं सुनामी से जो लोगों को नुकसान हुआ उनकी हेल्प करूँ, उसके लिए अब मैं उसमें से खुद की सैलरी निकाल रहा हूँ, तो वो नहीं भाई। तो आपको जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला फॉर इंस्टेंस 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस उसमें से काट सकते हो, 80 लाख तो आपको उसी पर्पस पे लगाना है। क्लियर? Administrative expenses exceeding 20% of such contribution may be defrayed with prior approval of central government। उससे ज्यादा अगर कहीं और अप्लाई करना है तो सीजी की परमिशन ले लो। तो दैट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। 3 नंबर में पूछे जाने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है। State the purposes for which foreign contribution can be utilized। Power to prohibit payment of, एक मिनट इससे आगे मैं फिर से बता दूं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस या running an organization expenses या expenses for running an organization cannot be taken out of foreign contribution। कमेंट ऐसे भी पूछ सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, आंसर सेम। नाउ पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, सेक्शन नंबर 10 में दिया। तो पावर टू प्रोहिबिट मतलब पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, मतलब इस एक्ट के अलावा मैं अगेंस्ट में जाके अगर मैं किसी से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लेता हूँ तो क्या फिर वो कैसे उसको कैसे प्रोहिबिट करा जाए, कौन प्रोहिबिट करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली। इफ सीजी is satisfied that any person has received currency whether Indian or foreign and such currency was received in contravention of the act, then central government will prohibit such person from paying, delivering, transferring or dealing in currency। अब उस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से ली तो उसको कहीं आगे यूज नहीं करने देंगे and CG will issue prohibition order in writing। ठीक, आगे आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ मेन चीज शुरू होती है रजिस्ट्रेशन। Any person having a definite culture, economics, educational, religious or social program, such person shall accept foreign contribution if such person obtains a certificate of registration from central government। मतलब यही यार, ये ट्रस्ट फर्स्ट टाइप की चीज नहीं होती, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये लोग रिसीव कर सकते हैं। जितनी भी आईसीएसई स्कूल्स होती है उनका पैसा कहाँ किधर से आता है? फॉरेन से आता है। अगर फॉरेन की यूरोप कल्चर के ऊपर स्टेब्लिश्ड है वो स्कूल्स तो वहीं से आएगा। However, if such person does not have certificate of registration, then before accepting foreign contribution, such person should obtain prior approval of CG, and such approval shall be valid for the specific purpose for which it is obtained। सिंपल सी बात है यार, बस में अगर पास बनवा लोगे एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया, बार बार सीजी से नहीं पूछना, नहीं तो हर बार बस में टिकट लेना होता है। दैट्स इट। ठीक है। Any person has been found guilty under the provisions of this act, then the unutilized or unreceived amount of foreign contribution shall not be utilized or received without approval of CG। बहुत सिंपल है ये चीज। अब आ जाते हैं ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है। सेक्शन 11 में किसको मिल सकता है, किसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए वो था। तो एनी पर्सन डिजायरस ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन शुड मेक एन एप्लीकेशन टू सीजी। अब सीजी को एप्लीकेशन आएगी तो वो या तो ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन या रिफ्यूज कर देगा। इन चीजों का ध्यान रखेगा। तो एवरी पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल ओपन एन एफसीआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी रेसिडेंट, बैंक के पास ही खुलता है। रजिस्ट्रेशन शुड बी नॉर्मली ग्रांटेड विद इन 90 डेज, आमतौर पे 90 दिनों में दे देंगे। ठीक है। ये अगर आप चाहें तो इसमें हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं, मैंडेटरी कंडीशंस बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ एफसीआर अकाउंट, फिर अपना आप दूसरी कंडीशन लिख सकते हो, टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर 90 दिनों में नहीं दिया तो सीजी आपको रीजन बताएगा कि क्यों नहीं दिया। ठीक है। रीजन शैल बी गिवन इन राइटिंग। सीजी में नॉट गिव रीजन फॉर रिफ्यूजल वेयर देयर इज कंपल्शन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर अगर कंपल्शन है तो वो रीजन नहीं भी दे सकता है सीजी, उसकी मर्जी। सर्टिफिकेट ग्रांटेड शैल बी वैलिड फॉर 5 years। ठीक है। एक मिनट, ये वाला पॉइंट फिर से बता देता हूँ एक बार। सीजी में नॉट गिव रीजंस फॉर रिफ्यूजल वेयर देयर इज नॉट कंपल्शन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। नॉट कंपल्शन है, हाँ, कंपल्शन नहीं। मतलब राइट उसको जानकारी देने की आवश्यकता है ही नहीं तो फिर क्यों रीजन दे, वैसा।
फिर है सर्टिफिकेट ग्रांटेड शैल बी वैलिड फॉर 5 ईयर, वैलिडिटी होती है 5 साल तक। प्रायर परमिशन शैल बी वैलिड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, अगर प्रायर परमिशन भी है तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी। टू एनी लेजिस्लेचर और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, हार्मनी, ये वो इन पर्पसेस के लिए, ये ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या कंडीशन है, मतलब चीजें क्या ध्यान में रखेगी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से। एक मिनट, और क्या क्या मेजरली है ये हम एक बार स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं। छोटा सा थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, 15-20 मिनट मुश्किल से हम इसको समाप्त कर लेंगे, या हद से हद स्पेंड भी करें तो आधा घंटा। सर्टिफिकेट या सॉरी, कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन कंडीशंस का हमको ध्यान रखना है। तो पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज नॉट फिक्टिशियस, या बेनामी ऐसा व्यक्ति होना नहीं चाहिए। Person has not been prosecuted or convicted for indulging in activities aimed at conversion through inducement or force from one religious faith to another. Religious conversion करवा रहा है, उसमें अगर वो prosecute हो चुका है या convict हो चुका है तो वो व्यक्ति भी, उसको भी certificate of registration नहीं मिलेगा। Has not been prosecuted or convicted for creating communal tension, disharmony, मतलब वही कास्टिज्म वाले झगड़े करवा रहा है। has not been found guilty or diversion or misutilization of funds, उसने funds का misutilization नहीं किया हुआ होना चाहिए। is not engaged or likely to engage in propagation of sedition or advocate of violent method to achieve its end, वही मतलब violence फैला रहा है, दंगे भड़का रहा है, कुछ भी। is not likely to use foreign contribution for personal gains, खुद के लिए यूज नहीं करे। has not contravened any provisions of the act, has not been prohibited from accepting foreign contribution। इन 8 चीजों का ध्यान रखो तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी एक है तो नहीं मिलेगा। ये सेग्रीगेटेड कंडीशंस है, जॉइंटली नहीं। इनमें से मेरी 4 है, 4 नहीं है तो दे दो, एक भी अगर हुई तो नहीं मिलेगा, ठीक। The person making an application for registration has undertaken activity for the benefit of society for which foreign contribution is proposed to be utilized। मतलब मैं ऑलरेडी, जैसे मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, स्कूल के लिए कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कंट्रीब्यूशन आएगा फिर स्कूल शुरू करूंगा, पहले से कुछ काम किया होना चाहिए। The person making an application has prepared a reasonable project for the benefit of society, और आगे क्या बेनिफिट होगा उसको प्रोजेक्ट बनाया। In case the person being an individual, such individual has neither been convicted under any law or any prosecution for any offence pending against him, मतलब उस पर कोई जेल वेल नहीं हुई और अभी कोई केस पेंडिंग नहीं है। In case the person being other than individual, तो any of its director या ऑफिस बेयरर, वो भी या तो ना कन्विक्ट हुए हैं और या ही उनके अगेंस्ट में कोई केस पेंडिंग है। Acceptance of foreign contribution by the person should not be against sovereignty and integrity of India। वही ऊपर जो पॉइंट्स पढ़े थे, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना, फ्रीडम फेयरनेस ऑफ इलेक्शन के अगेंस्ट नहीं होना, फ्रेंडली रिलेशन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी ग्रुप, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दिस। Acceptance of foreign contribution shall not lead to incitement of an offence, shall not endanger the life or physical safety of any person। ये कंडीशंस थी जिनके बेसिस पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। अब हम आगे देखेंगे सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 13। कब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में। तो सीजी शैल हैव द पावर टू सस्पेंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सीजी ही कर सकता है, इसमें हर चीज में अथॉरिटी सीजी ही है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन 180 दिन। अब 180 दिन के बाद कैंसिल करना है या वापस देना है वो बात। सस्पेंशन मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस तुम मेरे यहाँ पे या मैं तुम्हारे यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है, अब काम कर रहा है भाई, तो हम कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ झगड़ा चल रहा है, तो जब तक वो चीज प्रूव नहीं होती तब तक के लिए सस्पेंड कर लिया, फिर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। Every person whose certificate has been suspended shall not receive any foreign contribution during the period of suspension of certificate। जब तक के लिए वो सस्पेंड है, निलंबित है, तब तक वो कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी रिसीव्ड shall be utilized with the approval of CG। अगर आपको आगे उसको जो पहले पैसा ले रखा है उसको यूटिलाइज करना, CG का अप्रूवल लो। फिर सेक्शन 14 में कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, कैंसिलेशन में सर्टिफिकेट में भी कैंसिल्ड इफ holder has made any statement which was false or incorrect at the time of application, मतलब झूठे गवाह या काइंड ऑफ चीजें दे के उसने झूठी इंफॉर्मेशन दे के सर्टिफिकेट लिया था, तो कैंसिल हो सकता है। होल्डर हैज वायलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशन थी वो वायलेट कर दी या फिर एक्ट को। If CG thinks it is necessary to cancel the certificate in public interest, holder has violated the provisions of the act। Holder of certificates has not engaged in any activity in its chosen field। जिस काम के लिए लिया था वो उसने किया ही नहीं,
for 2 consecutive years or has become defunct मतलब dysfunctioning. Note, an opportunity of being heard तो देना ही है भाई बॉस cancellation से पहले. Or if the certificate of any person has been cancelled, then such person shall not be eligible for a registration or grant of permission for a period of 3 years from the date of cancellation. 3 साल तक आप वापस इस काम में नहीं आ सकते. Surrender of certificate section 14 है, नया चीज है ये. CG में allow any person to surrender their certificate if they wish to do, मतलब मेरे को नहीं चाहिए भैया. For surrendering certificate, application should be made to CG. CG में allow surrender if it is satisfied that the provision of the act has not been contravened. तो भाई सस्पेंशन और सरेंडर में या सस्पेंशन कैंसिलेशन और सरेंडर में इतना फर्क है कि वो चीज फोर्सफुली की जाती है फ्रॉड करने पे और सरेंडर वॉलंटरीली करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्वायर आधार नंबर एटसेट्रा एज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट. सेक्शन 12 है, मतलब वही जो जब रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आधार नंबर या और भी जो डॉक्यूमेंट चाहे सरकार मांग सकती है. सेक्शन 16 है रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट. रिन्यूअल की जरूरत क्यों है भाई? क्योंकि 5 साल की वैलिडिटी है ना सर, 5 ईयर्स के बाद तो रिन्यूअल करवाना. तो अच्छा सर 5 ईयर के बाद जैसे मैंने 1 जनवरी 2015 को लिया सर्टिफिकेट तो ये 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड होगा, नहीं 19 तक वैलिड होगा, 15 16 17 18 19. तो मैं कब लूँ सर्टिफिकेट वापस? रिन्यूअल कब अप्लाई करूँ? 2020 में कभी भी नहीं, एक्सपायर होने वाला है उसके 6 महीने पहले अप्लाई कर दो. तो every person who has granted a certificate can renew such certificate within 6 months before the expiry of period of certificate. 6 महीने पहले. Application of renewal should be made to CG. फिर वही चाहे तो CG रिन्यू कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा. रिन्यूअल भी वही 90 दिन के अंदर होना चाहिए. 90 दिन से ज्यादा टाइम लगा तो कम्युनिकेट कर दो रीजन, और रिन्यूअल भी अगले 5 साल तक वैलिड. नाउ अकाउंट्स, इंटीमेशन, ऑडिट एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आदमी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है तो कौन से खाते उसको मेंटेन करने हैं, किस तरीके से मेंटेन करने हैं, क्या करना है, उसका अकाउंट्स कैसे होगा, कोई ट्रांजैक्शन आई है तो उसका इंटीमेशन कैसे देना है अपने को, उसके बारे में बात करें. तो पहली चीज तो ये है भाई कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल बैंक. सेक्शन 17 में लिखा है जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव कर रहे हो वो किसी शेड्यूल बैंक के खाते में ही यूज कर सकते हो, और खाते का नाम होता है FCRA अकाउंट. Every person who has been granted certificate या prior permission under section 12 shall receive foreign contribution only in an account designated as FCRA, which shall be opened by him in such branch of State Bank of India at New Delhi. मतलब जो भी वो चाहे. Such person may also open another FCRA account in any of the scheduled bank of his choice for the purpose of keeping or utilizing foreign contribution which has been received. और अकाउंट भी खोल सकता है जिससे वो खर्चा करना चाहे, जैसे जो भी हो चाहे या जिस भी स्पेसिफाइड ब्रांच में हो, पर जो पैसा आता है ना तो वो एक ही खाते में आना चाहिए. ऐसा नो फंड्स अदर देन, ये लिखा नहीं है कहीं, मैं बता रहा हूँ आगे, मतलब एक्ट में अगर आप फ्लेजेडली एक्ट पढ़ोगे, बैर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें है नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड इन एनी सच अकाउंट. मतलब खुद का पैसा जमा नहीं कर सकते, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन जमा होगा. अगला है इंटीमेशन. Section 18. Every person who has been granted a certificate or given prior permission to receive foreign contribution shall notify central government about the amount received, source from where the foreign contribution is received, how foreign contribution was received, normal banking channel से कैसे, purpose for which it was received, amount, source, how मतलब तरीका and purpose ये बताना. फिर order of for audit of account section 20 में 17 से कंटिन्यूसली चल रहा है, 17 18 19 नहीं है, फिर 20 21. ठीक है. Order of audit of accounts. Where any person who has been granted a certificate or given prior permission fails to give any intimation नहीं देगा, false intimation दे देगा, या CG has reason to believe कि provision of the act has been contravened. CG में order audit of accounts. Audit shall be done by a gazetted officer holding a group A post under CG or any other officer as CG may think fit. Intimation by candidate for election. Every candidate for election who has received any foreign contribution at any time within 180 days immediately preceding the date on which he is duly nominated, मतलब उस नॉमिनेशन होने के बाद वो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन बनता है ना बॉस, उसके पहले तो मैं कैंडिडेट फॉर इलेक्शन था ही नहीं, अब तो ले सकता हूँ ना. तो नहीं, नॉमिनेशन भरने के 180 दिन के बीच में भी, मतलब 180 दिन के दौरान भी अगर आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है तो जैसे ही आप कैंडिडेट फॉर इलेक्शन बने हो बता दो. सेक्शन 21 के अंदर. फिर नेक्स्ट है सेक्शन 23. उसमें बोलता है कि अगर CG थिंक्स फिट
या उसको ऐसा लगता है कि भाई कोई प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैज बीन कॉन्ट्रावेंट, तो वो अकाउंट्स वगैरह का ऑडिट तो ऊपर सेक्शन 21 में करवा ही रहा है, वो चाहे तो इंस्पेक्शन भी करवा सकता है। इंस्पेक्शन भी गजेटेड ऑफिसर के थ्रू होगा जो कि ग्रुप पे पोस्ट होल्ड करेगा, या फिर कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। इंस्पेक्टर विल हैव द पावर टू एंटर इन एनी प्रीमाइसेस एट एनी रीजनेबल आवर बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब वो बिजनेस आवर्स में जा सकता है। नाउ अगला है सीजर ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड। सीजर ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स क्या होता है, सेक्शन 24 के अंदर आएगा। सीजर ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मतलब कि जो भी आपके अकाउंट्स वगैरह दिए हुए हैं उसको कैसे क्या सीज करे, कैसे क्या मतलब उसको, जैसे अगर उसमें कोई भी गड़बड़ होगी तो उसे सीज भी किया जा सकता है, ठीक है। इफ एनी पर्सन, इफ आफ्टर इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन के बाद में अगर कोई व्यक्ति को या ऑफिसर को हैज रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव, उसको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, या आपने जैसे हम इंस्पेक्शन किया है, अकाउंट्स देखे, बुक्स देखी, कुछ गड़बड़ लगी है, रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन, तो उसका सामान जब्त कर लो, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर में सीज सच अकाउंट और रिकॉर्ड। The authorized officer shall return such account or record to the person from whom it was seized if no proceeding is brought within 6 months from the date of such seizure for the contravention disclosed by such account or record, ठीक है। ऑथराइज व्यक्ति को उसको जो भी सीजर आपने किया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, उसको अगले 6 महीने में आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है बॉस। नेक्स्ट, एडजुडिकेशन ऑफ कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन मतलब एक सीजर होता है, कॉन्फिस्केशन होता है, दोनों का डिफरेंस हमने क्लास में अच्छे से समझ रखा है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं उठा रहा हूँ। एनी कॉन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल और करेंसी और सिक्योरिटी विच इज सीज्ड may be done by a court of session within the local limits of whose jurisdiction the seizure was made, मतलब कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कोर्ट ऑफ सेशन ही पास कर सकता है, वो भी जुरिस्डिक्शनल बेसिस पे, ठीक है बॉस। तो ये हमने एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस वगैरह तक चीजें देख ली। चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब अगला टॉपिक है अपील, सेक्शन 31 के अंदर दिया हुआ है। एनी पर्सन अग्रीड बाय ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 29, भाई अभी जो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर है वो अपील लगा सकता है, अपील का टाइम 1 महीना जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। Where the order is made by court of session, तो appeal should be made to high court, और where the order is made by any officer, तो appeal should be made to court of session, ठीक है। फिर है पेनल्टी और पनिशमेंट, सेक्शन 34-35 में। एक पर्सन, इफ एनी पर्सन इज प्रोहिबिटेड टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 10 बट वो फिर भी स्टिल पेज डिलीवर ट्रांसफर और डील इन सच करेंसी और आर्टिकल और सिक्योरिटी, तो 3 साल की जेल है और फाइन, और बोथ सब साथ में नहीं है, अलग अलग। और एक्सेप्टिंग और असिस्टिंग एनी पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी किसी की मदद करे फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने में, तो उसको जेल 5 साल प्लस फाइन, और फाइन सॉरी प्लस नहीं, और बोथ। फिर है कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कंपोजिशन नहीं ये कंपाउंडिंग है, प्लीज पार्डन मी। कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग मतलब वही पुराने वीडियोस में या क्लास में हमने देखा हुआ है कि क्या होता है कंपाउंडिंग, इसको मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, कंपाउंडिंग वर्ड को समझाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सेक्शन 41 में शुरू कर रहा हूँ मैं कि फॉलोइंग ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड अंडर द एक्ट, ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। चलो समझ लो, कंपाउंडिंग मतलब मतलब जब फाइनल ऑर्डर नहीं आया कोर्ट का, डिस्प्यूट आया है, उसके पहले ही हम प्लीड कर दे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, बता दो सजा, तो कौन कौन से ऑफेंस कंपाउंड किए जा सकते हैं, ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, या ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट, या ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, मतलब सारे ऑफेंस कर सकते हैं जिसमें खाली पनिशमेंट के फॉर्म में पेनल्टी लगा दी, फाइन लगा दी या जेल हो गई, सारे। फॉलोइंग ऑफेंसेस कैन नॉट बी कंपाउंडेड विद द एक्ट, ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, ये नहीं हो सकते, सिर्फ जेल हुई है जिसमें वो वाले ऑफेंसेस कंपाउंड नहीं किए जा सकते। Offenses should be compounded before institution of any prosecution. Simple. Offenses once compounded cannot be compounded for next 3 years. It means same offenses committed after 3 years will be treated as fresh offense. ये तो हमेशा सेम देख रहे हैं। Once the offense is compounded, then no legal proceeding shall be started for the offense. डबल जी पार्टी नहीं करना उसको, और एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार उसको वो भी नहीं करेंगे क्योंकि सजा मिल गई। So that was all about your foreign contribution regulation act. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
पढ़ते हैं अगले टॉपिक।